हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। और दर्शकों, आज हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब जब सुरक्षा की बात आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के बारे में भी हम सोचने लग जाते हैं। खासतौर पर जो कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे में उन्हें लगता है हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन करेगा। तो इसके लिए CGHS है। जी हाँ, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे CGHS के माध्यम से फेफड़ों की देखभाल विषय के बारे में। और आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है, सवाल है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है डॉक्टर रोहित जोशी को, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है CGHS भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, हमारे जो नंबर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, आप चाहें तो अभी नोट कर लीजिए 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो फेफड़ों की देखभाल विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, जिज्ञासा है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और तुरंत आप हमें फ़ोन कॉल करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात रहे हैं CGHS के बारे में, आपने सुना, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर रोहित, CGHS आखिर क्या है, किसके लिए काम करता है? मैडम, CGHS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो अभी वर्किंग है और जो केंद्र सरकार से पेंशनर हैं जो रिटायर हुए हैं, उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल हम CGHS के माध्यम से करते हैं। जी बिल्कुल। अब साथ ही साथ हम फेफड़ों की देखभाल के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आज के अगर समय में बात की जाए, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में सर्दी खांसी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, तो क्या कुछ ऐसे नई भी बीमारियां हैं जो सामने आई हैं? देखिए, यूजुअली जैसे हम देख रहे हैं, खासकर हम अपने शहर में भोपाल में ही देख रहे हैं या बाकी शहरों में, अभी सर्दियां चालू थी, बीच में ही फिर एकदम बारिश कहीं कहीं हुई और अब फिर से कभी बीच में गर्मी आ गई। तो जो चेंज ऑफ सीज़न है, उन चेंज ऑफ सीज़न में ही लोग बार बार ऐसे बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें एलर्जी की समस्या हो रही है, बार बार सर्दी ज़ुकाम खांसी होना, लंबे समय तक सर्दी ज़ुकाम बने रहना, निमोनिया हो जाना, ये सब हम देख रहे हैं मौसम के कारण। खासकर जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो हाई BP के पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ की दवाई बहुत समय से ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये बीमारी थोड़ी लंबी चल रही है। बिल्कुल। तो अभी अगर किसी को सर्दी खांसी हो रही है, तो ऐसे में कुछ ऐसा है कि लोगों को घबरा जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हो रही है, ऐसे में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारी ऑर्गन्स पर? देखिए, जैसे अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस कारण से साइड इफ़ेक्ट एज सच तो मेजर नहीं है, बट फेफड़ों में आपकी जो श्वास नलिकाएं हैं उसमें सूजन आ सकती है, खांसी आपकी थोड़ी लंबी चल सकती है। तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, अपने आप अपने डॉक्टर से आप मिलिए, जो भी जांचें उसमें ज़रूरत है वो जांचें कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। जी। अब आम तौर पर मतलब कॉमन कोल्ड जितना कॉमन नहीं होता था, लेकिन अब होने लग गया है। और सर्दी खांसी के बारे में आपने बताया भी कि मौसमी बदलाव की वजह से ये हो रहा है। अब ऐसे में घर में बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं, खास तौर पर एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो हर किसी के घर में मिल जाती है। किसी को एक बार डॉक्टर ने बताई थी, वही दवाई लोग रेकमेंड करते रहते हैं, या जब भी बीमार पड़ते हैं उसी दवाई को ले लेते हैं। क्या ये खतरनाक हो सकता है? जी मैम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग जैसे पहले कभी एंटीबायोटिक कभी डॉक्टर ने दी और वो लिख लेते हैं और वही दवाई केमिस्ट से जाके ले लेते हैं, या जरा सा सर्दी ज़ुकाम हुआ वो बोलते हैं हमने तो अमोक्सिक्लेव ले ली, अमोक्सिसिलिन ले ली। कभी भी हमें सिंपल सर्दी ज़ुकाम में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। शुरू में केवल हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। सर्दी है तो सर्दी की गोली, बुखार है तो बुखार की गोली, जिसे हम प्लेन पैरासीटामोल बोलते हैं वो। और अगर 3-4 दिन में भी आपका सर्दी ज़ुकाम खांसी ठीक नहीं हो रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंफर्म होने के बाद ही एंटीबायोटिक्स का प्लीज़ प्रयोग कीजिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के, या हमने 1 गोली खा ली, 2 गोली खा ली, हर एंटीबायोटिक्स का अपना एक प्रॉपर कोर्स रहता है। किसी एंटीबायोटिक्स का 5 दिन का कोर्स रहता है, किसी एंटीबायोटिक्स का 7 दिन का कोर्स रहता है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब, या फिर जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं और हमने एंटीबायोटिक्स ले लिया। तो एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जो कि आज बहुत डेवलप हो रहा है। अगर हम ये बहुत ही गंभीर वाला विषय है, क्योंकि हम लोग जैसे हम आजकल बहुत से पेशेंट्स हैं, मैं देखता हूँ जैसे किसी को हमने बैक्टीरियल कल्चर भेजा, यूरिन में इन्फेक्शन था, यूरिन कल्चर किया, या फिर कोई पस कहीं निकला था, पस का कल्चर किया, तो हम देख रहे हैं कि
उनमें कोई भी जंतु जो ग्रो हो रहा है, बहुत अनकॉमन जंतु ग्रो हो रहे हैं पहली बात, और जो जंतु ग्रो हो रहा है वो सभी एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंस आ रहा है। तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, मैं पहले इससे पहले बम्बई में भी था, वहाँ भी मैंने एक बहुत बड़े अस्पताल में काम किया है, वहाँ भी बहुत से पेशेंट्स में, स्पेशली आईसीयू पेशेंट्स में जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ रहे हैं। हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, हमारा जीवन बचाती हैं बड़े बड़े इन्फेक्शंस में, लेकिन अगर इस तरह से ही हम एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग करते रहे, पेशेंट्स लोग, या हम ऐसे ही खुद से लेते रहे, तो आगे जाके जब ज़रूरत होगी एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स की, तो हमारे बॉडी में वो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपना सवाल पूछें आप। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो फेफड़ों का रख रखाव होता है, तो इसमें जो ये गर्मी से हम सर्दी को ओर जा रहे हैं, सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, इसके अलावा जो धुआं धक्कड़ होता है, प्रदूषण होता है, तो इससे हमारे फेफड़ों पे इसका क्या असर पड़ता है? हमें इसका किस प्रकार से रख रखाव रखना है? जी देखिए, जो सीज़न चेंज हो रहा है जिसकी आपने बात करी, और धूल धुआं मिट्टी की आपने बात करी, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर जो मनुष्य जो पहले से ही एलर्जिक है, जिसको ऑलरेडी एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो पहले से ही अस्थमा के पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, वो धूल धुएं मिट्टी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, स्पेशली सर्जिकल मास्क अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो। अगर और भी यूज़ कर सकते हो, N95 मास्क सबसे बेस्ट है इन सभी मास्क में। और जो सीजनल चेंज की आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा खान पान रखें, व्यायाम रेगुलर करें, नींद हम पूरी लें, इन सब से हम करके हम चीज़ें बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, किसानी का काम करते हैं, तो ऐसे में जब फसल की छटाई होती है, उसमें भूसा वगैरह निकलता है, तो भी बहुत सारा वैसा है कि कहीं ना कहीं ये भी लंग्स के लिए जी बिल्कुल। इन चीज़ों से भी अस्थमा जिसे हम बोलते हैं एक प्रेसिपिटेट होता है, इट इज़ वन ऑफ द कॉज, एक कारण है अस्थमा का। और एक बीमारी भी है लंग की, एक बीमारी जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म है, जिसमें फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में सूजन आने लगती है, लोगों का ऑक्सीजन गिरने लगता है, उससे भी ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। इसी के साथ विपिन जी हमारे साथ सागर से जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, नमस्कार। सर को भी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल मैम ये था कि कहते हैं कि अगर सर्दी जुकाम है या फिर किसी तरह का अगर संक्रमण हो गया है, तो 1-2 दिन या 3 दिन बाद ही दवा करानी चाहिए या फिर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उसे शुरुआती लक्षण में ही अगर हम रोक देंगे तो उससे हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट, बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके बारे में मुझे जानना था कि ऐसा सही है या फिर शुरुआत में ही इलाज करा सकते हैं? जी, अगर आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा है, लाइक आपको जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, और उससे आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी, रोज़मर्रा का कार्य प्रभावित हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉफ सिरप ले लिया तो उससे आपके लंग इफेक्ट हो जाएंगे, या अगर आपने एलर्जी की गोली ले ली, आपको ज़्यादा जुकाम है, डॉक्टर ने आपको बोला कि सिट्रीजिन ले लीजिए 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो उससे ऐसा नहीं है कि उससे आपके लंग में कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको सिम्टम ज़्यादा है तो आपको ले लेना चाहिए, उसमें कुछ बुराई नहीं। बस हमने जो पहले बात की एंटीबायोटिक्स, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है शुरू में। जी बिल्कुल। डॉक्टर जोशी ने जैसा कि हमें बताया, एंटीबायोटिक्स ये विटामिन की गोली नहीं है, बुखार आया है उसकी गोली नहीं है कि जब आपको समस्या हुआ आपने ले ली दवाई अपने हिसाब से और वो ठीक हो गई। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं, और स्पेशली अगर बिना डॉक्टर की सलाह के, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है, कोशिश तो यही रहेगी, दुआ यही है कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को उसकी ज़रूरत पड़ जाती है और ऐसे में वो काम नहीं करती है, तो उस स्थिति को थोड़ा आप इमेजिन करके देखिए कि आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है, इलाज ही नहीं है। इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमें अपने आप में डेवलप होने से रोकना होगा और डॉक्टर की सलाह पे ही एंटीबायोटिक का सेवन करें। CGHS के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, क्या वही इसका फ़ायदा उठा सकता है या फिर आम व्यक्ति भी ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके इसका फ़ायदा ले सकते हैं? एक्चुअली हमारे CGHS में हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं जिसमें कि OPD ट्रीटमेंट होता है। हमारे कुछ जगहों पे पॉलीक्लिनिक्स भी हैं जहाँ पर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हम देते हैं। IPD ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, हमारे कुछ प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें हम IPD ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं अपने पेशेंट्स को। जी। इसमें CGHS में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवेज और आर्मी को छोड़ के, और पेंशनर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के वो इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा हमारे XMP, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी CGHS के अंतर्गत आते हैं। हमारे जुडिशियल सर्विसेज के लोग, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो भी इन CGHS के अंतर्गत आते हैं और उसका सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम
ट्रीटमेंट्स की बात करें तो कितने बेनिफिट्स रहते हैं इसके, क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्या जो बेसिक बस इलाज है वो किए जाते हैं या फिर हाई एडवांस ट्रीटमेंट्स भी होते हैं? जी, बेसिकली हमारे जो सेटअप है सीजीएचएस का, दिल्ली को छोड़ के बाकी सिटीज़ में मोस्ट ऑफ द सेटअप इज़ ओपीडी ट्रीटमेंट एंड पॉलीक्लिनिक सेटअप। कहीं कहीं हमारी लेबोरेटरीज़ भी हैं। आईपीडी ट्रीटमेंट, आईसीयू ट्रीटमेंट, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट, ये सारा ट्रीटमेंट हमारे कुछ अस्पतालों से संबंध है, एम्पैनलमेंट हमने किए हुए हैं। उन प्राइवेट अस्पतालों में हम लोग हाई केयर ट्रीटमेंट और इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जी, इसी के साथ टीकमगढ़ से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं SK सोनी जी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? बस कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं भी 26 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। मतलब जी, आर्थराइटिस का तो होता क्या है कि जब कभी जुकाम खांसी होता है तो वो कम से कम 6 से 7-8 महीने चलता है, तब जाके कहीं जाके होता है वो। तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक खाते रहो कि एंटीबायोटिक खाने के बाद भी उससे जो है वो एकदम उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय वो ले लेता है जो। जी, आगे कुछ पूछना चाहेंगे आपका सवाल? बस इसी का कोई अगर आपके पास सॉल्यूशन हो। और आर्थराइटिस की हमने बताया आपको कि जी, जी। 97 से है आर्थराइटिस, 27 रनिंग है मतलब इस वक्त। जी जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। सर, यूजुअली अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग को जो दवाइयाँ होती हैं, अर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। जो दवाई रहती है जो आप ले रहे होंगे, जो ही ट्रीटमेंट है अर्थराइटिस का, तो उसमें क्या होता है, इन जनरल हमारी इम्यूनिटी थोड़ी हम सप्रेस करते हैं ताकि अर्थराइटिस कंट्रोल में रहे। सिंस हम इम्यूनिटी सप्रेस कर रहे हैं और कुछ ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, तो जब आपको सर्दी जुकाम खांसी होगी, नॉर्मल जो पेशेंट है जिसको अर्थराइटिस नहीं है या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं ले रहा है, उसको अगर 3 दिन लगेंगे ठीक होने में, तो सर आपको 6 या 7 दिन लगेंगे, बिकॉज आपकी अर्थराइटिस की दवाई जो चल रही है उस कारण से वो थोड़ा आपको ये प्रॉब्लम लंबी चल सकती है। एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले बोला, डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही आप प्लीज़ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें। जी, साथ ही साथ आपने बताया कि ओपीडी और आईपीडी फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, तो क्या बड़े बड़े शहरों में ही ये देखने को मिलता है या फिर हर सेंटर में ही रहती हैं? जी, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में अब सरकार का ध्यान भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में सीजीएचएस के सेंटर्स खोलें, पॉलीक्लिनिक खोलें, डिस्पेंसरीज खोलें। जैसे कि हमें पता है मध्य प्रदेश में हमारे पास ग्वालियर में है, भोपाल में हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, इंदौर में वेलनेस सेंटर्स हैं, जबलपुर में हमारे पास वेलनेस सेंटर है, और अभी हमारा प्लान होशंगाबाद में भी एक वेलनेस सेंटर खोलने का हो रहा है। तो सरकार का ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में हमारे वेलनेस सेंटर खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। जी, साथ ही साथ कार्ड की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा है कि बहुत अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं या फिर क्या इसकी प्रक्रिया रहती है? बेसिकली आपको बस, अगर आप सर्विस एम्प्लॉय है तो आपका जो ऑफिस हेड है उसके थ्रू आपको एक एप्लीकेशन और आपका आधार कार्ड, ये आपको आप ऑनलाइन भी एक फॉर्म रहता है, ऑनलाइन फिल करके आप वो फॉर्म निकाल के जो रिस्पेक्टिव एडिशनल डायरेक्टर है सिटी का, सीजीएचएस का, वहाँ आप जमा कर सकते हैं। पेंशनर के लिए उनका जो पेंशन का जो प्रूफ रहता है वो पेपर, और बाद में उनका जो लास्ट उनका पेड ड्रॉन है उसमें जो पूरी डिटेल्स रहती है, और आधार कार्ड के साथ जिसमें कि आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो, ये हम जमा करके एडी ऑफिस रिस्पेक्टिव सिटी एडी को हम जमा करके जो भी राशि है, एक मुश्त राशि जमा करते हैं, वो जमा करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी, अब बहुत ही ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि हमारा जो बॉडी वेट होता है, वज़न जो है उसका, और रेस्पिरेटरी हेल्थ मतलब फेफड़ों की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बात करें, कोई रिलेशन होता है? अगर हमारा जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका कोई असर पड़ता है क्या? जी, बिल्कुल पड़ता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा पेट भी बढ़ा हुआ है। तो अगर हमारा पेट बढ़ा है, हमारी तोंद निकली हुई है, सिंस हमें पता है कि हमारा पेट है, ऊपर लंग है, तो हमारा जब पेट बढ़ा हुआ होगा वहाँ ज़्यादा फैट रहेगा, तो हमारी जो मसल्स रहती है जो कि डिवाइड करती है लंग को और हमारे नीचे वाले भाग को, जिससे हम डायफ्राम बोलते हैं, वो ऊपर पुश होगा। तो ओवरऑल जब वो ऊपर पुश होगा तो लंग की कैपेसिटी घटती है इन जनरल ओबीस पेशेंट में। इसीलिए जब वो ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम करते हैं, बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो उनको जल्दी हाफ नहीं भरती है, बिकॉज उनके वज़न के कारण वो लंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। जी, जब हम थक जाते हैं तो ऐसे में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती है, तो प्यास लगने पे ही पानी पीना चाहिए या फिर इसका कुछ ऐसा रिलेशन है रेस्पिरेटरी हेल्थ से कि अगर ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? जी, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं पीना है। एक एडिक्वेट अमाउंट में हम जब कह सकते हैं कि अगर इन जनरल 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर का भी, गर्मियों में 3.5-4 लीटर तक हम पी सकते हैं। रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन है पानी पीने का रिलेशन, उसमें ये है कि अगर हम पानी कम पियेंगे तो हमारी जो श्वास नली है उसमें जो यूजुअली हमारा जो कफ बनता है, जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में बनता है ताकि वो
स्मूथ रहे हमारे श्वास नलियाँ, वो ड्राई ना रहे। तो जब हम पानी कम पिएंगे तो उनका सीक्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें आपको गले में खराश, थोड़ी बहुत खांसी वगैरह हो सकती है, इसलिए एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना ज़रूरी है। जी, तो फेफड़ों की देखभाल के बारे में भी हम बात कर रहे हैं और ऐसे में हमें पता चल ही गया है कि बहुत ज़्यादा वज़न है तो ऐसे में भी तकलीफ़ें जा सकती हैं। तो वज़न को नियंत्रित करके हमें रखना है और साथ ही साथ जो पानी है पूरे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन साथ ही साथ अगर हम फेफड़ों के स्वास्थ्य की बात करें तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब जब बात हो गई है खाने पीने की, तो ऐसे में स्लीप की भी अगर हम बात करें, वो तो प्रश्न मेरा आपसे रहेगा ही, लेकिन निशा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार ईशा जी। नमस्ते। हाँ, मैं निशा तिवारी भोपाल से बोल रही हूँ। आपका ये प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से यह है कि मुझे बीपी, शुगर कुछ नहीं है, पर सीढ़ी चढ़ती हूँ तो सांस फूलने लगती है। यह लंग से संबंधित है या हार्ट से संबंधित है? मैं यह जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। जी, कुछ नमस्कार निशा जी, आपका प्रश्न मैंने सुना। जैसा कि आपने बोला, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं या माला चढ़ती हैं तो आपको सांस फूलने लगती है, आपको कोई बीपी शुगर नहीं है। सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक लंग स्पेशलिस्ट से मिलें, अपनी लंग कैपेसिटी जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं वो एक चेक कराएं, प्लस साथ ही साथ अपना आप हार्ट की पंपिंग का जो टेस्ट होता है 2D इको, वो भी एक बार कराएं देखने के लिए कि हमारे हार्ट की पंपिंग प्रॉपर है कि नहीं। तो लंग और हार्ट, आई थिंक ये दोनों टेस्ट आपको करा लेने चाहिए। जी, यहाँ पे लंग कैपेसिटी वाली बात निकली है, तो इंटरनेट पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिल जाती हैं और पढ़ने को मिल जाता है कि थोड़ी देर तक आप सांस रोक के रखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो कितनी है। घर में भी पता लगाया जा सकता है क्या? जी, लंग की कैपेसिटी और लंग हेल्थ देखने के लिए एक डिवाइस आता है, पीक फ्लो मीटर जिसे हम बोलते हैं। स्पेशली हम जो लंग के डॉक्टर्स होते हैं, हमारे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको हम यूजुअली प्रोवाइड कराते हैं। वो बेसिकली ये बताता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, लंग में सूजन तो नहीं है। उसमें एक छोटा सा डिवाइस रहता है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा विदिन 500-600 रुपीज़। उसमें आपको जोर से फूंक मारना होता है 3 बार, आप सुबह के टाइम और 3 बार शाम के टाइम, एंड उसमें से सबसे बेस्ट जो हमारा वैल्यू आएगी उसमें मार्किंग रहती है कि उसमें 500, 600, 200, 300। अगर वो कैपेसिटी आपकी बेस्ट ऑफ 3 में से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 500 से ऊपर है, दैट मीन्स आपका लंग हेल्दी है, लंग में कोई सूजन नहीं है। लेकिन वो अगर कम है, फूंक मारने पे वो कैपेसिटी कम आ रही है, दैट मीन्स लंग में आपके अंदर सूजन है और आपको अपने लंग के डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे हम PFT बोलते हैं, स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं, वो कराना चाहिए। जी, अब इंटरनेट के ज्ञान के ही बारे में और आगे बात करें तो ऐसे में बताया जाता है कि जो सांस है हमें कैसे लेनी चाहिए, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि पेट से लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लंग से ही सीधे हमें लेनी चाहिए। क्या इसके तरीके होते हैं कुछ अलग से लेने के? देखिए, सच तरीका तो नहीं है। अगर मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे जाऊँ, अगर हम मेडिकल साइंस की टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ, तो इन जनरल जो मेल्स हैं वो एब्डोमिनल थोरेसिक ब्रीदिंग ही करते हैं। मतलब उनका जब भी उनका पेट पहले जाता है, बाद में छाती फूलती है। और जो फीमेल्स हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न थोरेसिक एब्डोमिनल होता है, मतलब वो पहले थोरेक्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और फिर एब्डोमेन बाद में जाता है। ये नॉर्मल क्रिया है, नॉर्मल होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम पेट से सांस लेंगे तो अच्छा रहता है, ये ईश्वर ने ऐसे ही बनाया सिस्टम। जी, तो ये टेक्निकलिटी बिल्कुल स्क्रीन पर पिक्चर भी दिखाई जा रही है और लंग हेल्थ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे देखभाल की जाए। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या कुछ इन्फेक्शन है उससे प्रभावित है? ये जो इमेज दिखाई जा रही है पिक्चर, जी, इमेज दिखाई जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो इंक्लूड हो गए हैं ब्रोंकाई में, एल्विलाई में, जी, और इट्स निमोनिया जैसा पिक्चर दिखाया है इसमें। तो हम निमोनिया के बारे में भी आपसे जानकारी ले लेते हैं। क्या ये छोटे बच्चों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनको भी होता है? रिस्क ऑफ निमोनिया अगर हम बात करते हैं किसमें निमोनिया ज़्यादा होगा, हम या तो बहुत एक्सट्रीम ऑफ एजेस जिसे बोलते हैं कि बहुत कम उम्र और बहुत ज़्यादा उम्र जिसमें कि इम्यूनिटी डाउन होती है, इन दोनों उम्र में, या फिर जो पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट से गुजर रहे हैं या किसी कैंसर से गुजर रहे हैं या कीमोथेरेपी पे हैं, HIV के जो पेशेंट्स हैं वो जिनको बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, इन पेशेंट्स में निमोनिया का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। जी, अगर किसी को कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है उदाहरण के तौर पर और वो फेफड़ों तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में भी क्या निमोनिया इसके बाद, क्योंकि आमतौर पर हमने बहुत न्यूज़ में भी देखा है कि जिनको इन्फेक्शन हुए हैं और फिर निमोनिया हो गया है, तो क्या हमेशा होता है या फिर पहले ही रोका जा सकता है? नहीं, अगर किसी को पहले बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अगर बच्चों में कम उम्र में बार बार निमोनिया हो रहा है,
तो वो निमोनिया बार बार होके आगे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस लंग में ला सकता है। तो बच्चों में निमोनिया पे हमको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। जी। बड़ों में अगर निमोनिया हो रहा है तो उसके बाद उससे कुछ बाद में अगर वो पूरा हील हो गया तो उसके बाद कुछ मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस होते हैं। जी, उम्र की बात करें और फेफड़ों की बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या कुछ ऐसा है कि हमारा जो लंग्स हैं वो वीक होते जाते हैं या फिर क्या कुछ आमतौर पर परेशानियां जाती हैं? जी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी लंग की कैपेसिटी भी गिरती है। अगर मैं आपको पूरी अच्छे तरह से समझाऊं तो हमारा जो लंग है वो 25 साल की उम्र तक ग्रो करता है, अच्छे से बनता है, और 60-65 साल की उम्र में आते आते हमारी लंग कैपेसिटी डाउनग्रेड होती रहती है। जी। तो यूजुअली आपने इसकी बात की, उम्र की बात की, तो हम देख रहे हैं आजकल जो यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में हैं जो कि स्मोकिंग जल्दी शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों में सिंस 25 साल तक की उम्र में लंग बन रहा है और पहले ये लोग स्मोक और इन चीज़ों में चले जाते हैं, तो उनमें जो डाउनग्रेडिंग है लंग फंक्शन का वो जल्दी होने लगता है। नॉर्मली अगर जिसने स्मोक नहीं किया उसका डाउनग्रेडिंग अगर 65-70 की उम्र में है, लंग कैपेसिटी 60 की उम्र में है, तो इन लोगों में जो है अगर उन्होंने पहले ही स्मोकिंग कर दी है शुरू और स्मोक करने लगे हैं तो उनमें लंग कैपेसिटी गिरना 40 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। जो एडवर्टीज़मेंट है वो भी किया जाता है कि स्मोकिंग अगर करेंगे तो कैंसर हो सकता है और हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। आप इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, क्या आपको रीज़न लगता है इसका कि क्यों किया जा रहा है ये इतना? देखिए, अगर मैं यंग लोगों की बात करूं जो कॉलेज गोइंग है या अपने 20s में है, उनमें स्मोकिंग स्टार्ट करने का रीज़न एक तो दोस्तों के संगति एक मेन रीज़न है। थोड़ा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगता है कि स्मोक करेंगे तो कूल रहता है, जो कि आजकल मूवीज़ में और बाकी शोज़ में दिखाया भी जाता है। वो एक रीज़न है। अगर मैं बात करूं अलग उम्र के पड़ाव में, 30 से 40 की उम्र में के पड़ाव में, तो लोगों का प्रोफेशनल टेंशन, प्रोफेशनल प्रेशर, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, वो एक रीज़न लेके, स्ट्रेस लेके वो स्मोक करते हैं। अगर मैं उसके और ऊपर में जाऊँ, ज़्यादा 40+ उम्र में जाऊँ, तो उनकी जो मैरिज लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके टेंशन के कारण लोग स्मोकिंग शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि स्मोक करके उनका टेंशन कम होगा, बट एक्चुअली में उससे दुष्प्रभाव भी हो रहा है, उससे टेंशन आपका कम नहीं हो रहा है। जी, तो CGHS में अगर कोई आता है या किसी को लत है स्मोकिंग की, तो इसके लिए भी क्या इलाज रहता है, काउंसलिंग की जाती है? जी, एक्चुअली सभी सेंटर में तो नहीं है, बट मेरा ये प्रयास है एटलीस्ट CGHS भोपाल में कि एक स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम मैं चालू ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पर, जिसमें कि हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद उसको प्रॉपर फॉलोअप करते हैं पेशेंट का, और फॉलोअप के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे निकोटीन गम्स हैं, निकोटीन पैचेस हैं, और 2-3 प्रकार की और दवाइयाँ होती है जिसका प्रॉपर 12 वीक्स का कोर्स होता है विद प्रॉपर फॉलोअप। तो स्मोकिंग सेसेशन इज पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर खुद वो बंदा विलिंग है कि नहीं। बिल्कुल। स्क्रीन पर जैसे एक्सरे दिखाया जा रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो कुछ ऐसे कॉमन इन्वेस्टिगेशंस है जो उम्र के साथ करवाए जाने चाहिए? देखिए, उम्र के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन इन जनरल हम नॉर्मल जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, एटलीस्ट वंस इन ईयर हमें नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, ये सब करा लेना चाहिए। एक्सरे इन जनरल इंडिकेशन नहीं है हर साल कराने का। जस्ट अगर आपको लगता है कि अब खांसी है जो कि लॉन्ग टर्म चल गई है और बुखार कंटिन्यूसली बना हुआ है, या कुछ और सिम्टम्स है जैसे आपका वज़न गिर रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है, जिसे हम TB की सस्पिशन मान सकते हैं, उस केस में हमें एक्सरे करा लेना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि फेफड़ों की जो देखभाल है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ कॉलर जुड़े भी हुए हैं, अखिलेश जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की देखभाल विषय पर, और CGHS जो कि सरकारी नौकरी करते हैं और वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए नंबर एक बार फिर से आप देख लीजिए, कार्यक्रम के दौरान भी आपको दिखाए जाते रह रहे हैं। ये 0755-266-0049 हमारा टोल फ्री नंबर है, 1800-233-0040। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीमारियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देखभाल की बात हम कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी कौन कौन सी हमारा रूटीन है जो रखकर हम अपने जो फेफड़े हैं उसके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, जिससे हमें जो डॉक्टर के पास है जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम वैसे ही बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रहें। तो साथ ही साथ ऐसी कौन सी डेली लाइफ में हम कुछ आदतें अपना सकते हैं जिससे हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो अच्छी रहे? अच्छा खाना, प्रोटीन युक्त खाना, अच्छी नींद, व्यायाम डेली,
ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हमें लंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें बलून फुलाना चाहिए। एक 3 बॉल स्पायरोमीटर मार्केट में आता है जो कि हमने कोविड में भी देखा था। बॉल की एक्सरसाइज होती है, जी। फूंक मारना और खींचने वाली, वो हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। हमने बात की स्मोकिंग की। स्मोकिंग के अलावा अगर अब हम बात करें पोल्यूशन की, क्योंकि वैसा है स्मोकिंग तो लोग को पता होता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इस धरती पर तो हम रह ही रहे हैं और विशेष तौर पर जब पोल्यूशन आसपास होता है तो ऐसे में इसका प्रभाव हम पे कैसे पड़ता है जी। और जो लोग घर में रहते हैं क्या वो सुरक्षित है? जी, जैसा कि आपका पहले प्रश्न था कि जो एज के साथ साथ कैसे लंग कैपेसिटी घटती है, और मेरा उत्तर था कि जो स्मोक करते हैं उनकी लंग कैपेसिटी जल्दी गिरने लगती है 40 साल की उम्र में। अभी वो रीज़न पोल्यूशन जो हम देख रहे हैं बाहर, जो प्रदूषण है उससे भी हमारे फेफड़ों पे दुष्प्रभाव हो रहा है। उस कारण से भी हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी गिरने लगी है, तो वो भी एक रीज़न है। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे साथ बिलासपुर से कॉलर जुड़ गए हैं शंभू त्रिवेदी जी। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी मैम, आवाज़ मिल पा रही है मुझे जी। पूरी तरीके से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें आप। मैम, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है। जी, आगे आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे सवाल डॉक्टर जोशी? इनको जी, बलगम मैम, बन बहुत रहा है। ज़्यादा बलगम बन कब से बलगम बन रहा है आपको? जो बहुत दिन है उसमें लगभग कितने दिन है दिन ये? हो गए हैं? जब भी खांसी आता है तो 15 से 20 दिन हो जाते हैं। अच्छा, 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूसली आपको खांसी बनी रहती है? 15 से 20 दिन लग जाता है ठीक अच्छा। होने में। आप स्मोक करते हैं सर, या हाँ, करते थे? जी सर। करते हैं नहीं नहीं, स्मोक नहीं करता मैं। या पहले करते थे? नहीं नहीं, पहले भी नहीं करता था। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है देखना कि 15 दिन तक अगर आपको खांसी है और बलगम काफ़ी बन रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना एक्सरे कराएं, और बलगम अगर आपको बुखार भी है तो बलगम की जांच कराना भी अति आवश्यक है इसमें। बिल्कुल। तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कई बार जो सिम्टम्स है ना वो बहुत ही आम होते हैं, दूसरी बीमारियों के भी होते हैं, तो हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है अगर आप उसके पास जाएंगे, और आजकल बहुत ही अच्छी हमारे भारत देश में तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, आपको जब भी कोई समस्या होती है डॉक्टर्स आपके आसपास ही रहते हैं, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं उन्हें। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, और ये जो बाहर हम घूमते हैं वो तो एक है ही, लेकिन साथ ही साथ जो हम घर में रह रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, क्या वो भी सुरक्षित है, वो पोल्यूशन रहित है? एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आउटडोर पोल्यूशन की तो हम बात करते हैं, इंडोर पोल्यूशन भी एक टर्म है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं घर में मॉस्किटो कॉइल हम जलाते हैं, या फिर हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करते समय, जी जी। उससे भी हमें लंग में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। एक धूप बत्ती भी 2-3 सिगरेट पीने के समान ही है, उसका धुआं भी। तो हमें ये सब भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम ये सब चीज़ें कम से कम करें, और करके रहे तो हम बाहर उसको लगा दें, अंदर घर में ना रहने दें उसको जो। जी, साथ ही साथ हम सभी के जैसे घर में मैट्रेस होती है, गद्दे होते हैं जिस पे सोते हैं, सोफ़ा होता है, तो कहीं ना कहीं इन पे भी डस्ट जमती जाती है और अच्छे से इनकी सफाई नहीं हो पाती है, क्या इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है? जी, स्पेशली जो एलर्जिक कंपोनेंट है, जिसको ऑलरेडी एलर्जी की प्रॉब्लम है, उन लोगों में जो एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर होना, इन सब चीज़ों से बहुत कॉमन है। बार बार छींके आना, नाक बहते रहना, जुकाम बार बार बने रहना, तो उन कंडीशन में इन चीज़ों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जी, साथ ही साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं उज्जैन से राजा राम राठौर जी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते सर, मेरी एलर्जी की शिकायत है। जैसे भी किसी इधर उधर जाता हूँ, नया धुआं लगता है, धूल लगती है, या कोई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में जाता हूँ तो छींकें चालू हो जाती है सर। जी, आपको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एलर्जी की दवाई लेते रहें, और एक कुछ टेस्ट होता है अपना IgE लेवल, वो आप कराएं। एक एक्सरे भी आप करा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि केवल एंटी एलर्जी की ट्रीटमेंट नहीं होता, 2-3 प्रकार के और ट्रीटमेंट होते हैं जिसे हमें देना पड़ता है। एक अपना इओसिनोफिल काउंट होता है CBC में, एक ब्लड टेस्ट है, वो भी आप कराएं उसके, और अपने डॉक्टर से मिले, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एलर्जी की यहाँ पे बात निकली ही है,
तो जो एलर्जीज़ हैं पहले उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आजकल देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जो जिनके घर में एनिमल्स, पेट एनिमल्स हैं, उन लोगों में भी देखी जा रही है। साथ ही साथ धूल में निकल गए उससे भी खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। अब कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ ध्यान रखा जा सकता है? जी, हम अगर बाहर निकल रहे हैं, हमें पता है कि हमें एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो हम N95 मास्क पहन के निकलें। अगर N95 मास्क नहीं है हमारे पास तो हम सर्जिकल मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, और उस मास्क का प्रयोग से हमें काफ़ी कुछ बचाव होगा धूल धुआं मिट्टी से। और जी बिल्कुल। ऐसी चीज़ में अगर कोई पेशेंट आ रहा है, मतलब इस सुविधा का लाभ उठाना चाह रहा है, ऐसे में जो उनके पास कार्ड है, अगर हार्ड कॉपी लेके नहीं आए हैं तो क्या कुछ सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल जाता है, अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह में दिखा दें? जी, सॉफ्ट कॉपी भी चल जाता है। उनको सुविधा है, उनको बस अपना कार्ड नंबर और बैन आईडी पता होना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर नंबर रहता है। केवल बैन नंबर पे भी हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और ट्रीटमेंट उनको देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इमरजेंसी में आया है पेशेंट और वो आने में थोड़ा लेट हो गया है, मतलब हॉस्पिटल बंद होने वाला है, तब भी क्या उसका ध्यान रखा जाता है? जी, जो हमारे CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी होता है। अगर किसी कारणवश पेशेंट लेट हो गया है, डिस्पेंसरी टाइमिंग में नहीं आ पाया है, या जो संडे है उसको संडे को बीमार पड़ गया है, जो ऑफिस आवर्स बंद रहते हैं, उसमें वो डायरेक्ट CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जा सकता है और इमरजेंसी में एडमिट होकर वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ दवाइयों की अगर हम बात करें तो दवाई बाहर से जाके लेनी पड़ती है या फिर हॉस्पिटल में ही रहता है इसकी फैसिलिटी? ज़्यादातर दवाइयाँ जो भी हम लोग CGHS के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर आपने अगर किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन किया है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, उन्होंने कोई दवाइयाँ अगर लिखी हैं तो उसका 80 to 90% दवाइयाँ आपको डिस्पेंसरी से ही अवेलेबल हो जाती है। केवल 10-20% केसेस में ही कुछ दवाई होती है जो अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए हम लोगों ने एक लोकल केमिस्ट प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस से हम रखते हैं, और लोकल केमिस्ट हमें नेक्स्ट डे सेम दवाई हम इंडेंट करते हैं और वो हमें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही फेफड़ों की देखभाल के बारे में भी हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में कैंसर हम देखते हैं आजकल, जो बहुत कम शब्द सुनाई दिया जाता था ये वाला, लेकिन आजकल थोड़ा कॉमन होता जा रहा है। तो क्या जो लोग स्मोक करते हैं उन्हीं में होता है या फिर दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं इसके होने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें। अगर हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो लंग कैंसर के भी प्रकार होते हैं। अगर हम टेक्निकल मैं वर्ड बोलूँ तो एडिनोकार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो हम बोलते हैं कि स्मोकर में ज़्यादातर स्मॉल सेल और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिलता है, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा भी एक प्रकार का लंग कैंसर है जो कि नॉन स्मोकर्स में मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। एक फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर के लिए। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसे टेस्ट है जो कि लोगों को करवाते रहेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैंसर उन्हें होने वाला है या फिर शुरुआत हो चुकी है? देखिए, एज सच कंफर्मेशन तो नहीं होता है, बिकॉज कोई भी कैंसर का कंफर्मेशन केवल बायोप्सी से ही हो सकता है, उसके टिश्यू बायोप्सी से। बट हम रिस्क पता कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, स्पेशली अगर कोलोन या पेट का कैंसर हुआ या फिर ब्रेस्ट कैंसर हुआ फीमेल्स में, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स, जो कि ब्लड टेस्ट ही है। उन ट्यूमर मार्कर्स, हर कैंसर का अलग अलग प्रकार का ट्यूमर मार्कर है। जैसे अगर हम पेट की बात करें, कोलोन कैंसर के लिए CEA है, और बाकी अगर हम बात करें CA-125 है ब्रेस्ट के लिए। तो ये सब मार्कर हैं जिसके थ्रू हम रिस्क पता कर सकते हैं कि कितनी रिस्क है पेशेंट में। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता था कि कोरोना के बाद में जो लंग्स में प्रॉब्लम आई है लोगों को, उसके बाद में आजकल सुनने में आ रहा है कि काफी हार्ट अटैक हो रहा है या पेशेंट अचानक डेथ हो रही है, तो उसके बारे में इनका क्या सोचना है? जी, देखिए, जैसा हमने देखा था जब कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, कोविड की वेव थी, उसके बाद लोगों को जब ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक हो रहे थे, लोगों की खांसी बहुत लंबी जा रही थी, लंग फाइब्रोसिस बैठा हुआ था। लेकिन अभी 2-3 साल होने के बाद, अभी जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कोविड के पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट्स जो कोविड के मेरे फॉलोअप में थे, उनका लंग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। जो फाइब्रोसिस उस टाइम पे थी वो अभी नहीं है। केवल 5% पेशेंट ही हैं जिनकी फाइब्रोसिस अभी भी है और फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिव है। तो उनमें हम एंटीफाइब्रोटिक्स कुछ दवाई होती है वो हम दे रहे हैं। और रही बात हार्ट अटैक रिस्क की और बार बार हार्ट अटैक होने की या सीने में दर्द होने की, या कहीं की क्लॉट हो जाता है, हम सुनते हैं कि कहीं क्लॉट हो गया पैर में या कहीं, तो वो एक रिस्क फैक्टर कोविड के साथ था। बट अभी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर किसी को वो चीज़ हो रही है तो उसको कोविड पे का नाम लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। उसके ऑल अलग फैक्टर्स हैं
आज के ज़माने में। जब कोविड था तब हम बोल सकते थे कि कोविड हुआ इस कारण से ये हुआ, लेकिन अभी जब कोविड नहीं है तो आई थिंक कुछ और कारण हमें देखने चाहिए। हर चीज़ को कोविड पे का नाम पे रीज़न नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। रिकवरी की बात की, अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है उसकी, कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें रिकवरी नहीं होती है, जो परमानेंट डैमेज हुआ है तो बस हो गया है? जी, अगर मैं लंग की बात करूँ, लंग की बीमारियों की बात करूँ, स्पेशली लंग फाइब्रोसिस जो है, एक बार फाइब्रोसिस सेट हो गया फिर वो रिवर्स नहीं होता है। लंग फाइब्रोसिस एक प्रकार की बीमारी ही है जो कि हम कोविड में देख रहे थे, लेकिन कोविड की जो लंग फाइब्रोसिस थी, जो शुरू में हमें लग रहा था कि ये रिवर्स नहीं होगी, जी। जैसे कि हम जानते हैं कोविड एक नई बीमारी थी, हर कोई रिसर्च कर रहा था, किसी को इस बारे में पता नहीं था। अभी इतने साल बाद, 2-3 साल बाद चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई है। अभी हमें समझ में आया है कि जो कोविड का निमोनिया था जिसमें लोगों को फाइब्रोसिस हुआ, वो फाइब्रोसिस ऑलमोस्ट रिवर्सिबल था, फुल्ली रिवर्सिबल। 95% केसेस में वो रिवर्सिबल हुआ। लेकिन जो बाकी बीमारियां होती हैं लंग फाइब्रोसिस की, जिसे हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो कि एक प्रकार की बीमारी है लंग की ही, जी। या फिर हम ILDs कुछ हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो जिनमें कि अर्थराइटिस के पेशेंट भी एक रिस्क रहती है। 2-3 प्रकार की जिनको गठिया रोग है उनमें एक रिस्क रहती है। एक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की मैंने आपको बात की, जो फार्मर्स में रहता है, या स्पेशली जिनके घर में तोता है, तोते का एक्सपोजर से भी हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस होता है। पिजन एक्सपोजर से हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस होता है। पिजन की शिट है, पिजन के फेदर्स हैं, वो एक एंटीजन होता है। सभी को होगा ऐसा नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन कोई कोई जो उसके लिए सेंसिटिव रहते हैं उनकी बॉडी में वो रिस्पॉन्स आ जाता है और उनके लंग जो है उनको ख़राब होने लगते हैं। तो अगर ये चीज़ सेट इन होती है, एक बार फाइब्रोसिस बैठती है, तो वो रिवर्स होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट यस, फर्दर फाइब्रोसिस को रोकने के लिए हम एंटीफाइब्रोटिक्स देते हैं ताकि और डैमेज ना हो। जी बिल्कुल। कोविड की आपने बात की और जैसा कि सवाल भी था, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सोचना है कि इम्यूनिटी उनकी डाउन हो गई है कोविड के बाद से, इसलिए जो सर्दी खांसी है वो भी कभी भी हो जाती है और कभी भी के बाद से ज़्यादातर होती रह रही, रिकर हो रही है वो चीज़। तो क्या इसका कुछ रिलेशन है? एक्चुअली कोविड के कारण इम्यूनिटी डाउन हुई और अब मुझे जो भी हो रहा है सब कोविड के कारण हो रहा है, मुझे नहीं लगता इस तरह का स्टेटमेंट सही रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बिकॉज जितनी भी स्टडी हुई है अभी तक इतनी कंफर्मेटरी नहीं है कि उससे लोगों की इम्यूनिटी डाउन गई है। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जिसको कोविड बहुत ज़्यादा हुआ था, जो ICU में था, और जिनको लॉन्ग टर्म हमने स्टेरॉइड दिए, बिकॉज उस टाइम पे स्टेरॉइड ही कोविड का ट्रीटमेंट था और उसी ने ही काफ़ी लोगों की जान बचाई है। तो वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से थोड़ा इम्यूनोसप्रेशन तो हुआ है उस टाइम के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव अभी तक बना रहेगा 2-3 साल बाद भी। जी, तो जैसा कि ये तो बहुत ही कॉमन अभी जो प्रश्न पूछा गया बहुत सारे लोगों के मन में होगा, साथ ही साथ ऐसा प्रश्न जो लोगों के मन में है वो ये है कि जिसने डोज लगवाई है, वैक्सीन लगवाई है, तो क्या उनकी भी इम्यूनिटी डाउन हुई है या फिर कुछ ऐसा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स पड़े हैं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लंग्स या हार्ट से संबंधित हार्ट अटैक अगर? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोविड वैक्सीन से ही आपको अभी जो हार्ट अटैक हो रहे हैं या हुए हैं उसका रीज़न कोविड है। हमें बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज हर चीज़ हम कोविड को टैग नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। हमें बाकी कारण को ढूंढना होगा कि और क्या कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी को खांसी हुई है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और जैसा कि एक सवाल भी आया था कि बलगम जो है ज़्यादा बनता है, तो ऐसे में नमक के गरारे जो लोग करते हैं तो इससे आराम मिलता है क्या? डॉक्टर आप भी एडवाइस करते हैं इसे? देखिए, नमक के गरारे, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, आपको टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, जैसे गले का सूजन जिसे हम बोलते हैं, तो नमक के गरारे आपको उसमें फ़ायदा करेंगे। क्योंकि नमक, टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो नमक के पानी में हम सॉल्ट होता है, तो बेसिकली वो सॉल्ट एज फिजिक्स जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स ऑस्मोसिस एक थ्योरी होती है जिसके थ्रू वो सूजन, गले की सूजन वो कम करता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन में, थ्रोट की सूजन में सलाइन गागल्स हेल्प करेंगे। बट अगर आपको लंग के अंदर सूजन है तो लंग के अंदर सूजन वो सलाइन गागल्स ठीक नहीं करने वाले। जी, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सो रहे हैं और सोने में उन्हें मतलब नींद की अगर बात करें, तो नींद से संबंधित भी कुछ ऐसी डेडली चीज़ हो सकती है जिससे जान जा सकती है? सोते समय अगर कोई खर्राटे ले रहा है या फिर वैसा है अचानक सांस जो ले रहा था वो आना बंद हो गई है? जी, जो आपका प्रश्न है वो इसकी तरफ केंद्रित करता है। एक बीमारी होती है लंग रिलेटेड ही है, जो हम लोग लंग स्पेशलिस्ट ही देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि खासकर जिनका वज़न ज़्यादा है, उनका नेक सर्कम्फ्रेंस, गर्दन बहुत मोटी है, खर्राटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो सुबह उठते हैं, भले वो 8 घंटे सोए हैं, 9 घंटे सोएंगे, सुबह उठ के भी उनको ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, सोना है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। ओवरऑल ये सब रीज़न, ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो हम पूछते हैं और ये उस तरफ इशारा करते हैं कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है। तो इन पेशेंट में सोते समय ऑक्सीजन गिर जाना,
हार्ट पे और ब्रेन पे लोड पड़ना, क्योंकि ऐसे पेशेंट को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो आगे जाके रिस्क रहता है स्ट्रोक का, जी, जी। हार्ट अटैक का, ये सब। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये तो खर्राटों की बात जो हो रही है, तो इसे बहुत ज़्यादा ही आम लोग समझने लगे हैं कि किसी को अगर खर्राटे आते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही आम समस्या है और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बहुत आम है या फिर इस पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे हम एक वर्ड है टेक्निकल वे में अगर मैं बोलूँ, एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स AHI, वो अप टू 5 इज़ नॉर्मल। हर मेडिकल साइंस में हर चीज़ का एक रेंज है कि इस रेंज तक नॉर्मल है, इस रेंज के ऊपर गया तो ये प्रॉब्लम है। तो एक कुछ लिमिट तक खर्राटे लेना इज़ फाइन। या फिर अगर जिस दिन आप बहुत थक के आए हो, बहुत थक गए हो, उस दिन आप डीप स्लीप में हो, उस दिन आप खर्राटे लेंगे, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप रेगुलरली ही बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, बीच में आपका श्वासोच्छ्वास बंद होता है, आप चोक करते हो सोते समय रात को, आपका पार्टनर बोलता है कि आपने बीच में सांस नहीं ली, एकदम से सांस ले ली, तो ये सब इंडिकेटिव है कि आपको स्लीप एपनिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग स्पेशलिस्ट से मिलें, स्लीप स्टडी कराएं। अगर वो रिस्क रहता है, वो चेक करेगा अगर रिस्क है तो आप एक स्लीप स्टडी होता है, स्लीप स्टडी कराएं। और अगर स्लीप स्टडी में मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया आता है तो एक NIV सपोर्ट होता है, मशीन होती है, CPAP BiPAP हम बात करते हैं, वो मशीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। जी, यही समस्या लेके अगर कोई CGHS हॉस्पिटल जाता है तो ऐसे में जो अपॉइंटमेंट है वो पहले से लेना होता है, ये ऑफलाइन प्रक्रिया होती है या ऑनलाइन भी ली जा सकती है? जी, पहले CGHS में ऑफलाइन प्रक्रिया ही थी, लेकिन अभी कुछ सालों से हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी शुरू कर दिए हैं। तो हम पेशेंट जो है घर बैठे बैठे भी अपने अगले 3-4 दिन आगे का भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। जिस भी डॉक्टर को उसको दिखाना है, हर डॉक्टर की अपनी अपॉइंटमेंट लिस्ट रहती है, उस डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है। अगर किसी कारणवश सारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट क्लोज हो गए हैं या बंद हो गए तो वॉक इन करके भी वो अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं। जी, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं सबका टाइमिंग अलग अलग होता है या फिर एक ही जैसा है स्टैंडर्ड टाइम? जी, स्टैंडर्ड टाइमिंग है। हमारे जो CGHS वेलनेस सेंटर है उनका टाइमिंग सुबह 7:30 to 2 PM है। और दिल्ली में एक्सेप्शन है, बिकॉज दिल्ली में कुछ इमरजेंसी यूनिट भी चलती है, तो वो इवनिंग तक भी रहती है। जी जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर कोई इसका अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार भी ले सकता है। छुट्टी की अगर हम बात करें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे चल रही है तो ऐसे में भी कुछ वैसा है कि पूरे ही बंद रहता है या फिर? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज में हमारा वेलनेस सेंटर पॉलीक्लिनिक जो है वो बंद रहता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली 2 या 3 छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो उसमें फिर तीनों छुट्टी में क्लोज नहीं रहता है, बीच में हमारा वेलनेस सेंटर ओपन रहता है जी। और संडेज को हमारा सेंटर क्लोज रहता है। बिल्कुल। आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो भी कॉलर जुड़ रहे हैं हम उनके सवाल ले रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक कुमार सराठे जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ मैम, फेफड़ों में ना जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो बलगम हो जाता है और उसके साथ साथ बुखार हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन टाइप का होता है हमेशा। जी, जो आपने प्रश्न पूछा ये वायरल फीवर की तरफ ही ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि मौसम चेंज होता है और सर्दी हो जाती है और खांसी होती है। तो जैसे कि पहले हमने बात किया कि केवल आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्रयोग ना करें इस केस में, केवल आप सर्दी के लिए दवाई आप डॉक्टर से मिलें, परामर्श लें और सर्दी और खांसी के लिए दवाई लें। 3-4 दिन में आपको आराम पड़ना चाहिए। जी, इसी के साथ जैसा कि फ़ैशन आजकल जो फ़ैशन चल रहा है, आपने बताया कि जो ख़ास तौर पर युवा हैं वो कूल दिखने के लिए स्मोक करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए देखा कि मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इससे ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है हमारी लंग्स पे। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, आजकल हम बात करते हैं एक प्रचलन भी है हुक्का बार्स, लोग हुक्का यूज़ करते हैं, तो हुक्का भी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के समान ही है। दूसरा, सिगरेट्स मार्केट्स में आए, लोग वेपिंग भी करते हैं। इन सब चीज़ों का भी दुष्प्रभाव है। ये चीज़ बहुत सी कंट्रीज़ में तो सिगरेट्स बैन भी की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें, इससे कुछ आपको दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है आपके फेफड़ों में। जी। और स्मोकिंग से मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, केवल लंग ही नहीं, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको हार्ट अटैक की रिस्क भी रहती है, खून का छत्ता बनने का चांस रहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्मोकिंग छोड़ें। बिल्कुल। किसी ने अगर अपनी युवावस्था से ही शुरुआत कर दी है स्मोक करने की और आगे जाके उसे लगता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरी हालत जो है थोड़ी बहुत ख़राब होती जा रही है, ऐसे में जो डैमेजेस हुए हैं हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है या फिर उसी के बस आगे ही ज़िंदगी चलेगी? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म तक उसने अगर 20-25 साल तक सिगरेट पिया है और अगर वो बाद में छोड़ता है, तो जो 20-25 साल सिगरेट पिया उसने लंग में डैमेज तो किया,
मेरे वेलनेस सेंटर पे मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि साहब हमने 10 साल से मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सिगरेट पीते हैं या पीते थे, जी। तो वो बोलते थे कि हाँ सर 15 साल पहले छोड़ दी थी। तो मैंने पूछा आप कितने सालों तक पिया, यानी 25 सालों तक पिया। तो जो 25 सालों तक पिया, भले उस टाइम पे उनको इतना इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन अब 25 साल बाद उनको वो प्रॉब्लम शुरू हुई। तो जो एक बार लंग में डैमेज जो स्मोक ने किया वो रिवर्स नहीं हो सकता है, वो रिवर्सेबल किया नहीं जा सकता। लेकिन पेशेंट को जो सिम्टम है, अगर वो डॉक्टर से प्रॉपर इलाज लेता है, इनहेलर्स लेता है, तो उसको सिम्टोमेटिकली वो अच्छा रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, अगर किसी को बलगम की शिकायत है या फिर सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, और ऐसे में बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है, परेशानी हो रही है, तो कफ सिरप जो है पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी ये था कि लोग उसे पीते हैं और कहीं ना कहीं उसकी लत भी लग जाती है, तो क्या अभी भी ये वाली चीज़ चल रही है? जी, पहले कोडीन सिरप जो थे वो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल थे, तो लोग बहुत एडिक्टेड होने लगे थे कोडीन सिरप को लेके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाल दी कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी कोडीन बेस्ड सिरप मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। जी। लेकिन फिर भी जो नॉन कोडीन बेस्ड सिरप है उसकी भी मैं देखता हूँ अपने खुद के सेंटर में कि लोग कंटिन्यूसली सिरप लेते रहते हैं। कुछ लोगों को सिरप इन जनरल लगता है कि एक जनरल टॉनिक है, तो बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही, अगर डॉक्टर ने बोला है 5 दिन तो 5 दिन ही ले, या अगर आपको लगता है 2-3 दिन थोड़ी खांसी और बढ़ी है तो डॉक्टर से पूछ के ही आगे कितने दिन बढ़ाना है सिरप के लिए वो करें। जी बिल्कुल। CGHS के अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि कोई एम्प्लॉइज इसकी जो सुविधा है, बेनिफिट्स हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? क्योंकि पहले तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहती है, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, CGHS की सुविधा अगर आपको लेनी है तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना कार्ड बनवाएं। अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है तो अपने ऑफिस हेड को कांटेक्ट करें कि क्या आपके पर्टिकुलर एरिया में, उस सिटी में CGHS सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और आपका CGHS कंट्रीब्यूशन काट के वो कार्ड बनाने की आप प्रोसेस शुरू करें। और अगर आप पेंशनर हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत ही आपके रिटायरमेंट होने के बाद जैसे ही आपको PPO मिलता है, पेंशन का जो प्रूफ है वो लेके और एक मुश्त राशि जमा करके, पर्टिकुलर अमाउंट जमा करके रिस्पेक्टेड CGHS सिटी के एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में आप अप्लाई करें और CGHS कार्ड बनवाएं। जी, ये सुविधाएं सिर्फ कर्मचारी के लिए है या जो कर्मचारी था उसके लिए है, या फिर उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी इसकी सुविधा मिलती है? जी, उनके परिवार को भी उसकी सुविधा मिलती है। आपके जो भी परिवार के आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनको आपके बूढ़े माँ बाप वो भी कवर रहते हैं। अगर आपके स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन है, वो भी इसमें कवर अप रहते हैं। बात कर रहे हैं हम फेफड़ों की देखभाल विषय पे, और साथ ही साथ CGHS जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं देखभाल की, उसमें साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं, हमने कहा कि पानी होना चाहिए, खान पान की हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ठंडा खाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बलगम वाली समस्या जाने लग जाती है, उन्हें फिर आगे जाके लगता है कि सांस भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका क्या रिलेशन है? देखिए, कुछ लोग हैं जो कि एलर्जिक रहते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए। उनको लगता है कि कुछ ठंडा खा लिया, जैसे कोई ठंडी आइसक्रीम खा लेता है तो उसको जल्दी जुकाम हो जाता है, कोई ठंडा दूध पी लेता है तो उसको खांसी होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि हमें किस खान पान की वस्तु से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, एलर्जी की बात हुई और अस्थमा की हमने बात की, तो ऐसा हो सकता है किसी को एलर्जीज़ है वो चीज़ अलग है और जो अस्थमा है उसे हम अलग बोल सकते हैं, कब माना जाता है कि एलर्जीज़ ही अस्थमा है? जी, बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी बहुत समय तक है। एलर्जी के भी प्रकार होते हैं। एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी को अगर कंटिन्यूसली सर्दी खांसी बनी रहती है, नाक बंद बंद लगती है, वो भी एक एलर्जी है। अगर किसी को बार बार रेड स्पॉट बॉडी में आते हैं, इचिंग होती है, वो भी एक प्रकार की एलर्जी है। एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हाँ, अस्थमा की आपने बात की कि एलर्जी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा। अगर हमने एलर्जी लॉन्ग टर्म तक रही, अगर किसी को नाक की एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, वो लॉन्ग टर्म तक अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो उसको आगे जाके अस्थमा हो सकता है। बिल्कुल, हमने बहुत सारा ऐसा देखा है, लोग एक्सरसाइज करते हैं और कहीं ना कहीं क्लब्स भी बनाए गए हैं जहां लोग हंसते हैं, आर्टिफिशियली भी उन्हें बोला जाता है कि आप अपने हाथ ऊपर करिए और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाइए। तो अगर नॉर्मल हम ऐसे बात करें कि हंसने का, और वो भी खुल के हंसने का, हमारे स्वास्थ्य पर, विशेषकर जो फेफड़ों का स्वास्थ्य है, उस पर कोई असर पड़ता है? देखिए, इन जनरल जब आप हंसते हैं तो ओवरऑल एंडोर्फिन हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं और वो बहुत अच्छा हार्मोन है जो मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर, जो हमें फील गुड फैक्टर देता है। तो जब हम हंसते हैं तो हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल बॉडी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। रही बात अस्थमा की, ऐसा बहुत सा देखा गया है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंसने के बाद उनको अस्थमा का अटैक भी आता है। कभी आप सुनेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा हंस लिया
तो उसको एकदम से सांस की प्रॉब्लम होने लगी। जी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट अगर अच्छा चल रहा है तो आप बेझिझक अपनी लाइफ बहुत आसानी से जी सकते हैं। बिल्कुल। अब अस्थमा के लिए आमतौर पर किसी को सर्दी हो गई तो उसे लगता है कि ये तो मौसमी हुई होगी, लेकिन ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि जब उसे लगे कि ये लक्षण तो कहीं ना कहीं अस्थमा के लग रहे हैं और मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपका खांसी बहुत लंबे समय तक बना हुआ है, अगर आपको खांसी पर्टिकुलर डे या नाइट में आता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आपको सांस में दिक्कत होती है, अगर सांस लेते समय आपका छाती से सीटी जैसी आवाज़ आती है, प्लस अगर आपके फैमिली में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री है, आपको एलर्जी भी है, नाक की प्रॉब्लम, तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि अस्थमा की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। CGHS के बारे में हम बात तो कर ही रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को इसका क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ आपने बताया कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं उनके लिए भी कुछ सेंटर्स आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो और उनकी फैमिलीज, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उन्हीं के लिए ये स्कीम है। नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है उनके लिए अभी तक कवर अप नहीं है CGHS। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर कोई रिटायर हो चुका है तो ऐसे में वो सुविधाएं लेना चाहता है और कहीं ना कहीं उसे कोई तकलीफ जा रही है, तो उसे संपर्क कहाँ किससे करना चाहिए? जी, अगर उसे किसी भी प्रकार से कुछ असुविधा हो रही है, अगर किसी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल सेंटर में उसे एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हर हॉस्पिटल के एक नोडल ऑफिसर हमने बनाए हुए हैं। वो पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर का नंबर उनके पास होना चाहिए। हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हर सिटी के, वो उनके द्वारा भी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है ग्रीवेंसेस के लिए, जो कि डॉक्टर्स ही रहते हैं हमारे इसमें। जी तो जी जी, उन्हें कांटेक्ट करना। बिल्कुल। अब ये सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा कि जो पेमेंट की है वो प्रक्रिया क्या होती है? अगर कोई एडमिट हो रहा है, इलाज हो रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे क्या होगा? जी, अगर सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं आप, तो CGHS के जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, हर चीज़ के लिए, चाहे वो जांच हो, एडमिशन हो, या कोई प्रोसीजर हो, MRI CT स्कैन आदि। कोई रिटायर हो गया अगर, उनकी भी बात करेंगे जी। मैं दोनों की आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो अगर कोई सर्विंग क्लास है तो हर चीज़ के लिए हमने CGHS के रेट निर्धारित किए हुए हैं, तो वो उस रेट पे CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में विद प्रॉपर रेफरल और इधर इन इमरजेंसी, या तो इमरजेंसी में या प्रॉपर रेफरल लेके हमारे वेलनेस सेंटर से जाके CGHS रेट में इलाज करा सकता है, और वो बिल अपने ऑफिस में प्रस्तुत करके अपने ऑफिस से रिइंबर्समेंट ले सकता है। रही बात पेंशनर की, जो कि पेंशनर है, उनके लिए हमने कैशलेस सुविधा दी हुई है। उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, पूरा पैसा CGHS ही देता है रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स को। उनको बस अपना इलाज कराना है, और जो भी रिइंबर्समेंट की प्रोसेस है वो हॉस्पिटल अपना खुद ही बिल पुटअप करते हैं, और CGHS से उनको पैसा मिलता है। बिल्कुल। दोनों पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं, जो सर्विस में हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा यही संदेश है कि हमारा जो व्यवस्था है CGHS की, वो बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया है और ले रहे हैं। आप आइए, CGHS का लाभ लीजिए और स्वस्थ रहिए। जी, और साथ ही साथ फेफड़ों की देखभाल तो हम करनी ही चाहिए हम सभी को। कुछ ऐसी टिप्स जो आप बताना चाहें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि हम ध्यान में रख सकें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक, हमने जो पूरा सार हम बोले, एक तो स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करें। इंडोर पॉल्यूशन का ध्यान दें, प्रॉपर व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं प्रोटीन युक्त, नींद लें 7 से 8 घंटे की। ये सब हम ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल। और अगर कोई परेशानी जाती है तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और साथ ही साथ एंटीबायोटिक के बारे में आज जोर दिया गया है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि आगे बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी में डेवलप ना हो और ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने ना आए, क्योंकि पैंडेमिक हमने देख लिया है कि बहुत खतरनाक होता है, और आगे जाके ये ना जाए, तो इसके लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर रोहित जोशी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो CGHS की जो सुविधाएँ हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो DD की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।